आज हम 11वीं क्लास की जो हमारी जो चौथी यूनिट उसको हम शुरू करेंगे। चौथी यूनिट का नाम है वर्क पावर एनर्जी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है, लेकिन बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है ये। इसके अंदर हम सीखेंगे कि वर्क क्या होता है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्या होता है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या होता है। सारी जानकारी आज इस वीडियो के अंदर हम लेंगे, तो अंत तक इस वीडियो के अंदर बने रहें ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो अभी देखो, साइंस के अंदर वर्क का मतलब होता है, साइंस ये कहती है कि काम हुआ जब माना जाएगा जब कोई वस्तु डिस्प्लेसमेंट तय करे। जैसे मान लो कि m मास की कोई ऑब्जेक्ट था, वो यहाँ पे रखा था, उसके ऊपर हम फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने के बाद ये कुछ डिस्प्लेसमेंट तय कर दे। ये जो यहाँ जो लकड़ी का टुकड़ा है ये वहाँ पहुँच जाए, तो अब साइंस कहेगी हाँ भी कोई काम हुआ है। ठीक है, तो वर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की गुणा कर दूं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क। और W इज इक्वल टू F इंटू एस। ठीक है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब फोर्स भी उसी दिशा में हो रहा हो और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन के अंदर हो रहा हो, तो ये फॉर्मूला वैलिड है। मान लो अब इसी पर्सन को मैं थोड़ा चेंज करूं और मैं कहूँ कि भाई फोर्स जो है वो ऐसे नहीं ऐसे एक्ट हो रहा है, यूं ऐसे लग रहा है, तो फिर फार्मूला चेंज होगा हमारा। क्या होगा, जैसे मान के चलो ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो इस फोर्स के हम दो कंपोनेंट बनाएंगे। कंपोनेंट का मतलब भाग, हिस्सा। ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। ये होगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जो हॉरिजॉन्टल होता है वहाँ पे कोस लिखते हैं, जो वर्टिकल होता है वहाँ पे क्या लिखते हैं, साइन थीटा। अब बताओ भाई, इस ब्लॉक को, इस टुकड़े को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, F साइन थीटा, F कोस थीटा। तो आप कहोगे सर ये तो F कोस थीटा ही उसको उधर खींच के लेके गया है। तो वर्क का अब हमारा फार्मूला होगा वर्क इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे एक नई चीज़ कर रहा हूँ, देखो फोर्स की बजाय लिख दूँ रिस्पॉन्सिबल फोर्स, रिस्पॉन्सिबल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप कहोगे सर ये बात तो बिल्कुल ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फोर्स कौन है हमारा, F कोस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कौन है मेरी D। तो W इज इक्वल टू दिस, और W इज इक्वल टू आ गया FD कोस थीटा। ये जो फॉर्मूला है ये फार्मूला हर जगह वैलिड है, चाहे एंगल कितना भी हो, कैसे भी लग रहा हो। अगर देखो इसको ऊपर वाला बना के दिखाऊं, अगर F और D सेम डायरेक्शन में हो तो सेम डायरेक्शन के अंदर तो एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 0। और जब इसके अंदर 0 रखोगे तो W इज इक्वल टू F इंटू डी कोस 0, और कोस 0 का मान कितना होता है, 1। तो देखो वही ऊपर वाला फार्मूला बन गया। डिस्प्लेसमेंट को हम D से लिखेंगे। ठीक है, तो W इज इक्वल टू F इंटू डी। मान लो ये फोर्स इधर लगता और वो उधर होता, जैसे फ्रिक्शन का जो फोर्स होता है वो 180 पे लगता है, तो ये माइनस वर्क आ जाता। समझ में आ गई बात। ये फॉर्मूला जो है हमारा, ये फॉर्मूला वैलिड है, इट इज़ वैलिड फॉर्मूला। तो वर्क का पता चल गया आपको। साइंस के अंदर वर्क कब माना जाएगा, जब कोई बॉडी उसके ऊपर कोई भी फोर्स लगाए और वो कुछ डिस्प्लेसमेंट तय कर दे, तो फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की गुणा कर दो। इनकी गुणा करने के बाद जो हमें फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी उसको क्या बोलेंगे, वर्क। ठीक है, वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसकी यूनिट्स भी डिस्कस कर लो एक बार। इसकी जो यूनिट होगी वो होगी जूल। SI यूनिट तो होगी जूल। साइंटिस्ट का नाम है, छोटे अक्षर से लिखो, पूरा नाम लिख रहे हो तो, और सिंबल को क्या लिखेंगे, बड़े जे से। ठीक है, ऐसे। ये हो गया अपना जूल। और सीजीएस यूनिट क्या होती है इसकी, अर्ग, ERG। और दोनों में संबंध होता है, 1 जूल बराबर 10 की शक्ति 7 अर्ग। ये इसकी यूनिट आपके समझ में आ गई। ठीक है, तो मोटी मोटी बात समझ में आ गई। वर्क कैसे निकालते हैं, वर्क ऐसे निकाला जाता है, ये इसकी यूनिट होगी। तो अब ध्यान दो, ये था अपना वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स का मतलब होता है जिसका मान ना बदले, जो एक लगातार ऐसे चलता रहे यूँ।
ठीक है, ये फार्मूला था। अभी इसके अंदर मैं थोड़ा और आगे काम करवा रहा हूँ। ये W जो है ये एफ डी कोस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके वीडियो के अंदर बताओ। आगे देखो इसके अंदर वर्क जो है ना, वर्क इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, देखो एक वेक्टर तो ये हो गया एफ, वेक्टर की पहचान क्या मिलेगी, इसके ऊपर तीर का निशान मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर हो गया, तीर का निशान मिलेगा। तो वर्क जो है वो इनकी डॉट प्रोडक्ट के बराबर होती है, एफ इंटू डी। वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के अंदर हम थोड़ा और सीखेंगे आगे कि वेक्टर्स की दो प्रकार की प्रोडक्ट होती है। दो प्रकार की प्रोडक्ट कौन कौन सी होती है, एक तो होती है स्केलर प्रोडक्ट और एक होती है वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया। W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। घबराओ मत, बहुत ही आसान तरीके से आगे चल रही है वीडियो, इसको चलने दो, सारी बात एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ये प्रोडक्ट और वेक्टर वही है जिसको बस समझाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कौन कौन सी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो वेक्टर्स की जो प्रोडक्ट होती है वो दो प्रकार से होती है। एक तो होती है हमारी डॉट प्रोडक्ट और एक होती है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट का मतलब डॉट और क्रॉस का मतलब क्रॉस। डॉट प्रोडक्ट देखो, डॉट प्रोडक्ट में कैसे करेंगे हम, मान के चलो कि दो वेक्टर, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। ऐसे बोलना है, देखो वेक्टर ए बोलना है, ए वेक्टर नहीं। समझ में आ गई बात, क्या बोलोगे पहले, वेक्टर ए वेक्टर बी। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे होती है, देखो दो वेक्टर है, इनके बीच में एंगल थीटा, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट को हम ऐसे लिखेंगे, ए देखो डॉट का मतलब डॉट, बी ये होती है ए बी कोस थीटा। जहाँ पे ए क्या है, ए मैग्नीट्यूड है इस ए का, मैग्नीट्यूड का मतलब मान, मैग्नीट्यूड का मतलब मान है। किसी भी वेक्टर के मान को हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिखो, ऐसे मॉडुलस बंद करके, या सिंपल ए लिख दो। ठीक है, और बी क्या है भाई, ये बी, ये वाला बी जो है इसका मान है, इसको ऐसे लिख देते हैं। बताओ कोई दिक्कत है तो, ठीक। और एंगल इनके बीच में ही, तो ये हो गया अपना डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला। अब जब देखो सारे मान ही आएंगे, देखो ये भी कोई मान आएगा, मान लो इसका मान आ गया 2, इसका मान आ गया 2, ठीक है, और एंगल दे रखा हो 60 डिग्री, तो अपना उत्तर कितना आएगा, देखो 2 गुणा कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, ये सब कट जाएंगे, तो कितना उत्तर आया अपना 2। तो 2 क्या है बताओ, 2 एक नंबर है, नंबर को क्या बोलते हैं, स्केलर, यानी कि मान है इसमें, तो इसमें डायरेक्शन है ही नहीं। तो जब मान है तो उसको क्या बोलेंगे हम, इसको डॉट प्रोडक्ट का एक नया नाम और क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। तो अब आपके दिमाग में फिल्म बन गई कि जब भी हम ये कहें कि डॉट प्रोडक्ट, तो आप समझ जाओगे कि सर तो स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, एक ही बात है। डॉट का मतलब डॉट लगाना है, और डॉट के अंदर कोस आएगा, क्योंकि इसके अंदर सारे मान नहीं आते, इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है। इसी तरह दूसरी तरफ देखो, अब हम पढ़ेंगे क्रॉस, तो क्रॉस के अंदर क्या चीज़ आएगी, क्रॉस के अंदर क्रॉस का निशान लगाएंगे हम। देखो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। बस देखो डियर स्टूडेंट्स, अंतर आपने देख लिया। यहाँ पे हमारा क्या है, कोस, यहाँ पे क्या है, डॉट, यहाँ पे अपना है क्रॉस, और यहाँ पे आई है साइन थीटा। देखो अंतर समझते हुए चल रहे हो ना। यहाँ पे क्या आई थी, डॉट, ये थी क्रॉस। अब बस तो बहुत ही आसान चीज़ बन गई है। तो पूरी फीलिंग आ रही है कि नहीं, ये बताओ, समझ में आ रही है कि नहीं। लेकिन एक चीज़ की कमी रहेगी, देखो जो क्रॉस प्रोडक्ट है, इसके अंदर ये जो वेक्टर की जो क्रॉस प्रोडक्ट है, इसके अंदर डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन का काम कौन देगा, एन कैप। जिस भी वेक्टर के ऊपर हमने कैप लगा दी, हैट लगा दी, कैरेट लगा दी, उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का मान कितना होता है, यूनिट वेक्टर का मान होता है 1। यूनिट वेक्टर का मान कितना होगा, 1। तो अब ये अपनी होगी
क्रॉस प्रोडक्ट। अब सुनो, देखो ऐसे ही करके चलो, मान लो ये भी 2 आ गया, ये भी 2 आ गया, साइन 30 दे रखी थी, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, 2 से 2 कटेगा 2 गुणा, ये डायरेक्शन नहीं आ गई, देखो जब मैग्नीट्यूड भी आ गई डायरेक्शन भी आ गई, तो जब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर। तो ये हमारी कौन सी प्रोडक्ट कहलाएगी, इस क्रॉस प्रोडक्ट का एक नया नाम और भी है, क्या हुआ है, वेक्टर प्रोडक्ट। मेरे ख्याल से अब आपके सारी चीज़ समझ में आ गई कि क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। अब इसी बात को समझाने के लिए मैं आपको एक यहाँ पे एक पेज का जो हमारा एग्जाम्पल होता है वो करवाता हूँ, कि जैसे मान लो कि दरवाजे में जैसे पेच लगाते हैं, ऐसे है ये, ठीक है, दरवाजे में ऐसे पेचकस से टाइट नहीं करते हैं। तो जो ये लाइन खींचे, इस वाले से हिस्सा जो है ए है अपना वेक्टर ए, ये वाला वेक्टर बी है, और ये इनके बीच का एंगल है थीटा। डियर स्टूडेंट्स, एक बात बताओ, जब मैं इसको ए से बी पे यूँ घुमाऊँगा, जब मैं पेचकस लगा के और उस पेचकस को ऐसे यूँ टाइट करूँगा नू, तो पेचकस इस बोर्ड के अंदर जाएगा कि नहीं, पेचकस नहीं पेचकस तो मेरे हाथ में ही रहेगा। तो जो पेच इसके अंदर जाएगा तो उसकी डायरेक्शन किधर है, बोर्ड की तरफ है। तो ये अपनी क्रॉस प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, ये भी एक वेक्टर ही है और इसकी डायरेक्शन किधर है, उधर की तरफ, ठीक है, उसकी डायरेक्शन इधर होगी। उसके बाद देखो, उस हाथ को अब मैं ऐसे यूँ करूँ, हाथ से पेच को ऐसे ऐसे करूँ, तो पेच बाहर की तरफ आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि जब मैं बी से ए घुमाऊँगा तो हमारा जो पेच है वो बाहर की तरफ आएगा, तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। और मान लो इनकी जो डायरेक्शन है उसको हम देते हैं एन कैप से, और इसको क्या लिखेंगे, माइनस एन कैप से। जब वेक्टर की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है तो उसको हम माइनस लगा देते हैं। माइनस का मतलब क्या होता है, उस वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो गई है। समझ में आ रही है? तो ये मोटी मोटी 2-3 बात समझ में आ गई। तो अब आ जाओ अपना वर्क के ऊपर ही। वर्क जो है डॉट प्रोडक्ट है। देखो डॉट को निशान देख लिया करो, ये फैशन नहीं है। पहले हम छोटी क्लास में पढ़ा करता था, मास्टर कहते कि 2 की और 5 की गुणा करो, ऐसे लिख दिया करता। फिर हम थोड़ा सा बड़ा हो गया, 7वीं 8वीं में, तो 1-2 मास्टर हमने ऐसे लिखा देख लिया कि 2 की 5 की गुणा करो। तो हम बोले सर ये तो गुणा का निशान नहीं है, ये तो दशमलव लगा दिया आपने। वो बोले कि ये गुणा का ही निशान है, इसको इंटू बोलते हैं, इंटू 2 × 5। अरे मेरे भाई ये हम कन्फ्यूज मत हो। ये मैंने देखो लाल रंग से बंद करके दिखाया है, ये डॉट को निशान से, ये किस चीज़ को निशान है, क्रॉस को निशान से। तो डॉट को मतलब बिंदी, क्रॉस का मतलब क्रॉस को निशान, जो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। डॉट का मतलब डॉट। तो ये हमारी गुणा होती है, ठीक है। जो छोटी क्लास में मास्टर कदे बिंदी लगा दिया करता, कदे गुणा को निशान लगा दिया करता, वो अलग सौदा है, ये अलग सौदा है। तो वर्क बताओ कैसी प्रोडक्ट्स। अब इसने देखो यहाँ पे मैंने डॉट लगा रखी है ना, तो आपने एकदम बोल देना है सर ये तो डॉट प्रोडक्ट है। और इसका उत्तर आएगा, इसका उत्तर कितना आएगा, F × D × cos थीटा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा दूं तो तुम क्या लिखोगे, FD sin थीटा, और पीछे डायरेक्शन भी देनी है। ये सारी चीज़ आपके समझ में आ गई, डॉट प्रोडक्ट भी और क्रॉस प्रोडक्ट भी। आगे देखो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ वर्क। वर्क कितनी प्रकार का होता है, तो देखो एंगल के ऊपर डिपेंड करते हुए मैंने ये बताया था, ये हमारा एंगल है ये, और एंगल पे डिपेंड करते हुए हमारा वर्क जो है 3 प्रकार से होता है। अगर वो थीटा 0 डिग्री है, थीटा 0 का मतलब फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है। जैसे डॉक्टर सुओ लगा रहे हैं, तो डॉक्टर जब सुओ लगाओगे तो ऐसे यूँ दबाते हैं यूँ, तो दवाई भी उधर ही जा रही है, तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, ठीक है। और अब बताऊँगा ये क्या होता है। उसके बाद एंगल 180 डिग्री की जो फ्रिक्शन का जो फोर्स होता है, जो हमारे चलने में हमारी मदद करता है, फ्रिक्शन का जो फोर्स होता है, अगर फ्रिक्शन का फोर्स नहीं हो तो हम तो चल भी नहीं सकें। अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो मैं इस पेन से इस बोर्ड के ऊपर लिख भी नहीं सकूं। तो फ्रिक्शन का फोर्स का मतलब पकड़ का फोर्स। तो फ्रिक्शन का फोर्स जो होता है वो हमेशा काजिज वियर एंड टियर, वो हर चीज़ों को फाड़ देता है, तोड़ देता है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जो है वो हमेशा 180 डिग्री के ऊपर लगता है, ठीक है। जैसे मान के चलो कि ये कोई गाड़ी है और उसके ये टायर हैं, तो गाड़ी इधर जा रही है F,
तो फ्रिक्शन का फोर्स इधर लगता है उल्टी साइड में। तो अब बताओ भाई, देखो कि गाड़ी जा रही है इधर, डिस्प्लेसमेंट है इधर, और फ्रिक्शन का फोर्स किधर लग रहा है इधर। ये अप्लाइड फोर्स है, उस पर ध्यान दो, वो अप्लाइड फोर्स है, वो गाड़ी का इंजन का काम है। ये फ्रिक्शन का फोर्स जो हमेशा टायर के नीचे लगता है, हमारे जूतों के नीचे लगता है, पैन के और मार्कर के बीच में लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन का फोर्स। तो इनके बीच में एंगल कितना हुआ देखो, 180 डिग्री, 180 डिग्री। और इसका जो थर्ड केस है वो है 90 डिग्री का। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल हो, 90 डिग्री का, तो वो एंगल कितना होगा 90, तो वर्क कितना हो जाएगा cos 90 0। ठीक है, तो ये तीसरा केस हमारा। तो ये तीनों केसों के हिसाब से चलते हुए हमने काम को 3 प्रकार से नाम दे दिए हैं। अगर थीटा 0 हो तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव वर्क। ठीक, कैसे देखो, W इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा, ये फार्मूला तो हमारे याद हो ही चुका है। जब इसकी जगह 0 रखोगे तो W इज इक्वल टू एफ डी कोस 0 का मान कितना होता है 1, तो W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। और देखो भाई कहीं माइनस के निशान आया, नहीं आए ना, तो इसलिए पॉजिटिव। इधर आ जाओ, W इज इक्वल टू एफ डी कोस 180, और डियर स्टूडेंट्स कोस 180 का मान होता है -1, तो माइनस का निशान लग जाएगा ना। अब देखो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव वर्क डन। ये जो अपना पॉजिटिव काम था, तो इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव वर्क। तो फ्रिक्शन का फोर्स, विस्कस फोर्स, ये हमेशा नेगेटिव काम करते हैं। विस्कस लिक्विड के अंदर आता है और फ्रिक्शन आता है सॉलिड के अंदर। जैसे अब मान लो मैं सड़क के ऊपर जा रहा हूँ, तो मेरे पैर और ज़मीन के बीच में जो पकड़ का फोर्स है उसको क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन का फोर्स। और अगर हम कोई किसी लिक्विड के अंदर, कोई पानी है, दूध है, उसको ऐसे चम्मच से हिला रहे हैं, तो आप देखो वो उसकी लेयर काफ़ी तेज़ तक घूमेंगी, लेकिन जैसे चम्मच निकालने के बाद वो लिक्विड धीरे धीरे रुक जाता है। तो उसके अंदर जो फोर्स उसको रोक रहा है उसको हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। समझ में आ कि विस्कस फोर्स क्या होता है। तो फ्रिक्शन का फोर्स, फ्रिक्शन कहाँ पे होता है, सॉलिड में। विस्कस कहाँ होता है, विस्कस फोर्स कहाँ होता है, लिक्विड में। तो ये नेगेटिव काम करते हैं, जब भी तो हमारे जूते घस जाते हैं, जब तो हर 6 महीने नए जूते लेके आने पड़ते हैं। ठीक है, हमारे चौक घस जाते हैं। अब आगे भाई बारी अपनी थीटा 90 डिग्री की। थीटा 90 डिग्री जब इस फार्मूले में रखोगे, W इज इक्वल टू एफ डी कोस 90, कोस 90 का मान होता है 0, तो W कितना आ जाएगा हमारा, W इज इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या नाम देंगे, 0 वर्क डन। क्या नाम देंगे इसको, 0 वर्क डन। तो ये हमारा 0 आ गया। तो वर्क डन 0 कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाए, तो उसको हम बोल देंगे W इज इक्वल टू 0। या हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं और उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो, जैसे मान लो मैं इस दीवार को धकेल लूँ, तो दीवार मेरे से तो धकेल नहीं जाएगी, लेकिन मैंने ट्राई करी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी, 0, तो अभी वर्क क्या कहलाएगा, 0। ठीक है, तो इस प्रकार से टाइप्स ऑफ वर्क कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एंगल, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। इसी के अंदर मैं उसी का थोड़ा एक डेमो करवाता हूँ, तो इसको थोड़ा साफ करता हूँ कि वर्क डन बाय द कुली, वर्क डन बाय कुली इज 0। वर्क डन बाय कुली इज 0। वर्क डन बाई कुली इज 0। कुली का रोल कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्क डन बाई कुली 0 कैसे होगा वो देखो एक बार। कि जैसे कि ये मान के चलो कुली है अपना सॉरी भाई, ये अपना कुली है और इसने एक सामान उठा रखा है, एक सूटकेस उठा रखा है, अपने सिर के ऊपर रखा हुआ बेचारे ने, और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है। तो उसने जब सूटकेस उठा रखा है तो अपने हाथों से ऐसे पकड़ रखा है सूटकेस को, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट है नीचे। तो एंगल बताओ कितना बन गया, 90 डिग्री। तो अब हमारा जो वर्क का जो वैलिड फार्मूला था वो क्या था,
W इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा, और थीटा की जगह क्या लिख दो 90, तो एफ डी कोस 90, कोस 90 का मान कितना होता है 0, तो वर्क डन बाय द कुली 0। मान लो हम किसी रेलवे स्टेशन पर जाके कुली से अपना सामान उठवा लें और जो पैसे मांगे जब उन्होंने कहेंगे भाई हमारे तो मास्टर ने पढ़ाई थी कि वर्क डन बाय कुली 0, तो हम तो 1 भी रुपया ना दें, तो वो हमारी पिटाई भी कर सकता है। समझ में आ गई बात है। ये खाली साइंस के अंदर है वर्क डन बाय 0, जबकि इसका बेचारा का पसीना भी बहुत आया है, इसने काम भी बहुत करा है, तो आपने इसकी पेमेंट करनी चाहिए। लेकिन फिजिक्स ये कहती है कि इसके द्वारा काम जो है वो 0 किया गया है, इसको पेमेंट मत करो। लेकिन आप सामाजिक ज्ञान को रखते हुए उसकी पेमेंट करो। इसी तरह ही वर्क डन बाय यूनिफॉर्म मोशन भी 0। तो ऐसे 0 के एग्जाम्पल्स हैं, ये समझ में आ गए आपके 3 प्रकार के काम थे। ठीक है। वर्क डन बाय ग्रेविटी बताओ क्या होगा। जैसे देखो मैं इस डस्टर को छोड़ रहा हूँ नीचे, तो ये नीचे जाएगा तो ग्रेविटी का फोर्स नीचे एक्ट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे ही हो रही है। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो रही हो तो बताओ काम कितना होगा, बोलो पॉजिटिव। ठीक है। तो ये था हमारा वर्क का। अब इसके 2-4 छोटे छोटे सवाल कर लेते हैं, न्यूमेरिकल्स करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक अपडेट करूँगा। ए डॉट बी, 2 वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट अभी वीडियो में बैक करके देख लेना किसके बराबर लिखी थी, ए बी कोस थीटा। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स कोई हमसे पूछे कि आई डॉट आई का मान बताओ, तो आई डॉट आई क्या होता है। आई डॉट आई 2 वेक्टर है, इसका नाम स्पेशल है, इसको यूनिट वेक्टर बोल देंगे। ठीक है। दूसरा भी क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। तो भाई इसका मान कितना होता है, यूनिट का मतलब 1, इसका मान 1 होगा, इसका मान भी कितना होगा 1। और जब दोनों एक जैसे ही हो ना, जब दोनों एक जैसे हो, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये वेक्टर आई और ये भी आई, क्योंकि एक्स डायरेक्शन के अंदर डायरेक्शन जो होती है वो किसके द्वारा दी जाती है, आई के द्वारा। वाई की तरफ डायरेक्शन कौन देता है, जे, और जेड की तरफ डायरेक्शन कौन देता है, के। ऐसे हमने अलॉट कर रखे हैं। तो अब देखो भाई आई डॉट आई, इनका बीच में एंगल कितना है 0, तो cos 0 का मान भी कितना होता है 1। सिमिलरली जे डॉट जे 1 × 1 × 1, ये भी कितना आएगा 1। के डॉट के, ये भी कितना आएगा 1 × 1 × 1 बराबर 1। तो डियर स्टूडेंट्स आप याद रखो, जब भी हम कोई सवाल करेंगे और मैं कहूँ आई डॉट आई, तो आपने बताना 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के किसके बराबर होता है 1 के बराबर। अब हम थोड़ी पार्टी चेंज करते हैं भाई। अब हम ऐसे लिखते हैं आई जे के, पहले आई और जे की जोड़ी बनाओ, फिर जे और के की जोड़ी बनाओ, फिर के और आई की जोड़ी बनाओ। जैसे ये जोड़ी बनाएंगे हम, तो अब देखेंगे उत्तर क्या आता है हमारा। अपना फार्मूला लिखते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, और भाई ए की जगह के लिखो आई, बी का रोल कौन कर रहा है जे। अब उत्तर देखो, अब उत्तर 0 आएगा हमारा। उत्तर 0 क्यों आएगा, क्योंकि आई का मान कितना होता है 1, जे का मान भी 1 इंटू कोस 90। तो सर 90 कैसे आ गया, देख लो भैया, आई और जे के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री का। ये 3 रेक्टेंगुलर एक्सिस होते हैं, ये तीनों आपस में ऐसे एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं। जैसे ना जिस कमरे में आप बैठे हो उसका देखो कोना जो है, कोना, वो कोना और नीचे फरस और एक ये तीनों आपस में 90 डिग्री के ऊपर है। जो आपके कमरे का जो कोना है नीचे वो है वाई एक्सिस, ये फरस की एक साइड चली गई ये एक्स एक्सिस, और जो फरस की दूसरी साइड चली गई उसको हम क्या बोलेंगे जेड एक्सिस। ठीक है। तीनों 90 के ऊपर है। बेशक अपने खड़े होकर अभी देख लो, cos 90 का मान कितना होता है 0। ठीक है। अब जे और के को ले लो, कोई पूछे जे डॉट के 0, क्योंकि तीनों 90 है, मैंने बता दिया अभी। और कोई पूछे के डॉट आई, ये भी 0। आगे देखो स्टूडेंट्स, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। अब थोड़ा सीन चेंज हो गया है, हमने जो फार्मूला किया था पीछे वो अब बदल गया, वो है वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल का मतलब होता है जिसका मान चेंज होता रहे। जैसे ये मान के चलो ये हमारा कोई रास्ता है सिंगल पाथ, जब सिंगल पाथ के ऊपर डिफरेंट फोर्स लगे, सिंगल पाथ पे कितने कैसे फोर्स लगे, डिफरेंट फोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो यहाँ पे लगे इसको ऊपर उठाने में F1 एंगल थीटा है, यहाँ पे लगे F2, ये थोड़ा और भी बड़ा है,
ये यहाँ पे लगे और भी बड़ा F3। तो देखो कोई ऑब्जेक्ट जो जा रहा है उसके ऊपर 3 फोर्स लग रहे हैं, F1, F2, F3। ये सभी अलग अलग है, ये सबसे बड़ा है, ये उससे कम है, ये उससे कम है, तो इनको क्या बोलेंगे? वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल क्या होती है? वेरिएबल वो होती है जिसका मान बदलता रहे, ठीक है। तो देखो मान बदल रहा है, मान लो अभी 10 न्यूटन हो गया, फिर 15 न्यूटन हो गया, फिर क्या हो गया? 20 न्यूटन हो गया, तो इनको हम बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। मौसम क्या है? वेरिएबल है। टेम्परेचर क्या है? वेरिएबल है। आज मान के चलो कि 26 डिग्री सेल्सियस है, तो हो सकता है कल -15 हो जाए, ठीक है। हो सकता है अगले दिन 28 डिग्री हो जाए, तो इनको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो वेरिएबल जो फोर्स लगेगा तो वर्क कैसे निकालोगे? तो देखो उसका हमें ये छोटा सा हिस्सा लेना पड़ेगा। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है? फोर्स है। ये डिस्प्लेसमेंट की लाइन है, ये फोर्स की लाइन है। तो अब देखो इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे ऐसे ही, उसके बाद इस वाले का, फिर इस वाले का, ऐसे। तो छोटे छोटे जो टुकड़े होंगे ना, उन टुकड़ों को हम जोड़ देंगे, हमारा काम आ जाएगा, ठीक है। तो वर्क इज इक्वल टू, तो पहले मैं लिख दूँ स्मॉल वर्क। स्मॉल वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी कौन सी? स्मॉल वाली, ठीक। तो लिखूँ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, डी डब्ल्यू देखो, डी डब्ल्यू का मतलब स्मॉल वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी? डी एक्स। डी आर लिखवा लो, ठीक है। और जब हम पूरा काम निकालेंगे तो इसको क्या कर देंगे? छोटे छोटे सभी टुकड़ों को जोड़ देंगे। तो साइंस में जोड़ने को क्या बोलते हैं? सम। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी आर। और समेशन को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। तब इधर भी इंटीग्रेशन करेंगे, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है? डब्ल्यू एफ इंटू डी आर। तो वर्क का ये फार्मूला आ गया। कब? जब वेरिएबल फोर्स हो। वेरिएबल का मतलब अलग अलग। मान लो कोई एक आदमी ने लेकर जा रहा है, उसका अलग अलग धक्का मार रहा है कि चल भाई चल भाई चल भाई, तो वो वेरिएबल फोर्स है। और एक आदमी को हम उसकी उंगली में उंगली पकड़ कर आराम से घूमते हुए जा रहे हैं एक साथ, वो कांस्टेंट फोर्स है। ये सब कल्पना करवा रहा हूँ क्योंकि जो फिजिक्स जो है ना वो इमेजिनेशन का सब्जेक्ट है। थोड़ी इसमें इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। कि कल्पना शक्ति है ना वो नॉलेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो ऐसे कल्पना कर लिया करो। तो ये फार्मूला कब लगाओगे? जब वेरिएबल फोर्स हो। इसी तरह मान लो मैं कहूँ भी एक्स डायरेक्शन में चलो, तो इसको आप ऐसे लिख देना सर, डब्ल्यू एफ इंटू डी एक्स। मैं कहूँ वाई में चलो तो तुम लिख दोगे एफ इंटू डी वाई। मैं कहूँ कि जेड में चलो तो वर्क क्या होगा? एफ इंटू डी जेड। समझ में आ गई बात? ऐसे हम कर देंगे। तो एक यहाँ पे एक न्यूमेरिकल करेंगे तो उस न्यूमेरिकल से सारी बात क्लियर हो जाएगी। तो ये देखो, ये जैसे ये न्यूमेरिकल सोल्व करोगे ना, आपका वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स का कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो हमको फोर्स दे रखा है इतना, तो भाई बताओ ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? तुम कहोगे सर एक्स वाई जेड जो है इसके अंदर वेरिएबल यूज हुए हैं, तो ये वेरिएबल है। जब हम एक्स का मान 1 रखेंगे, मान लो बाई द वे मैं इसके अंदर एक्स का मान 1 रखूँ, तो उत्तर क्या आएगा? 2 गुणा 1 जमा 3 गुणा 1 का स्क्वायर जमा 2। तो उत्तर आ गया मेरा 2 जमा 3 जमा 2, उत्तर आ गया मेरा 7, ठीक है। अब देखो यही बदल जाएगा। मैं कहूँगी एक्स की जगह 2 रखो, तो 2 इंटू 2 जमा 3 गुणा 2 की शक्ति 2 जमा 2, ये आ गया 4 जमा 12 जमा 2, ये कितना आ गया? 18। तो देखो वही फोर्स जब मान उसकी जगह हमने 1 रखा तो उत्तर आया मेरा 7, उसकी जगह मैंने 2 रखा तो उत्तर आया मेरा 18। तो बदल गया कि नहीं बदल गया फोर्स? तो ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं? वेरिएबल फोर्स। और मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया जब वेरिएबल फोर्स हो तो वर्क निकालने का क्या फार्मूला है? वर्क निकालने का फार्मूला क्या है? अभी अभी पढ़ा है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। ये देख लिया करो, एक्स एक्सिस होता है एक्स लिख दिया करो, वाई हो तो वाई, जेड हो तो जेड। और इसका इंटीग्रेशन ये लो भाई, एफ का मान रखो इसमें, एफ का मान रखोगे तो आएगा 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन। और स्टूडेंट्स ये इंटीग्रेशन का मेरा एक नियम था, इसको पावर रूल भी बोलते हैं।
यहाँ पे जो पावर होती है उसमें एक जोड़ के उतनी नीचे उतार दो। तो इसको मैं अलग अलग कर दूँ, कांस्टेंट को बाहर ले लो, x इंटू डी एक्स, 3 इंटू एक्स की 2 इंटू डी एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स, ये लो। और इनकी लिमिट दे रखी है कितनी है, 0 से 2 तक। तो 0 से 2 तक लिमिट है, तो मैं लिखूँ 0 से 2, 0 से 2, 0 से 2। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? सोल्व करना बहुत ही आसान है। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार इंटीग्रेशन समझ रहे हैं, यहाँ पे जो पावर है उसमें एक जोड़ के उसको नीचे उतार दो और एक डब्बे में बंद कर दो। और बाहर ये कांस्टेंट है। समझ में आ गई बात? आगे बताओ। तो 3 इंटू पावर है 2, इसमें एक जोड़ के 3 उतना ही नीचे उतार दो और डब्बे में बंद कर दो। इस डी एक्स को हटा दो, 2 इंटू, अब यहाँ पे डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स। लिमिट कितनी है, 0 से 2, 0 से 2। अब देखो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया। अब क्या रूल है हमारा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये जो x है ना, x देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जो x है इसकी जगह हमने रखना है 2। तो ये आगे मेरी 2 की शक्ति 2 माइनस, फिर क्या रखनी है 0, 0 की शक्ति 2 होगी ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, शायद दिखाई दे ही रहा होगा, चल जाएगा काम। प्लस अब इस x की जगह क्या रखोगे बताओ, 2। तो 2 की शक्ति 3 कितनी होगी, 8 माइनस, अब इस x की जगह क्या रखोगे, 0। तो 0 तो रखो जी, मत रखो, 0 की शक्ति 2 प्लस 2 इंटू, बताओ आगे, शाबाश। इस x की जगह क्या रखेंगे, 2, अपर लिमिट होगी माइनस, अब इस x की जगह क्या रखोगे, 0। तो टोटल अपना जो उत्तर आएगा ये आएगा स्टूडेंट्स 4 जमा 8 जमा 4, 8 4 12 4 16, 16 जूल हमारा उत्तर आ गया। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो पढ़ा है उसके न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। न्यूमेरिकल नाम सुनते ही काफ़ी बच्चे एकदम छोड़ के भाग जाते हैं। न्यूमेरिकल 20% आते हैं हमारे एग्ज़ाम के अंदर और ये हमें अच्छे स्कोर देते हैं। तो ये अपने जो आज पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ मैंने छोटे छोटे न्यूमेरिकल लिखे, देखो आपको बहुत ही आसान लगेंगे। तो एक तो पहला सवाल है ये कि F इज इक्वल टू डिस। तो अब कोई बच्चा कहे कि सर ये तो फोर्स तो एक ऐसे होता था 20 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, लेकिन आपने ये आई जे के में ऐसे लिख दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, फोर्स जो है ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। मान लो कि मैं अपने इस बोर्ड के ऊपर एक मुक्का लगाऊं यूँ, तो आप देखो ये सारा हिल रहा है, ठीक है। तो जो सारा हिल रहा है तो इसमें सारे को 3 हिस्से में तोड़ देता हूँ, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, ठीक। x के अंदर डायरेक्शन कौन देता है, i, इसमें कौन देता है j, इसमें कौन देता है k, यूनिट वेक्टर देते हैं, इनके मान एक ही होते हैं। अब देखो मैंने मान लो जो मुक्का लगाया उसकी ये यहाँ तक गया, उसकी ये लिमिट थी यूँ ऐसे कि x की डायरेक्शन के अंदर वो गया है मान लो 2 तक, y की डायरेक्शन में वो गया है 3 तक और यहाँ पे गया है 4 तक। जैसे भूकंप नहीं आते हैं, भूकंप का भाई क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक था। तो अब देखे जाओ और काम करे जाओ। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें मान कितना है 2, डायरेक्शन इसमें कौन देता है i, तो 2 के पीछे i लगा दी। अब देखो मैग्नीट्यूड भी आ गई, डायरेक्शन भी। जब डियर स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी हो तो क्या बन जाती है, वेक्टर क्वांटिटी। प्लस अब इधर आ जाओ भाई, प्लस इधर देखो कितना गया 3 और डायरेक्शन कौन देगा j, और इधर करें तो मान लो ये 4 है तो 4k। तो ऐसे हम फोर्स को लिख सकते हैं 3 कंपोनेंट में तोड़ के, i j k से गुणा करके फोर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब तो तुम्हारा डर दूर हो गया। फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, i j k में जहाँ तक वो उसकी लिमिट गई है वो उसको i j k से गुणा कर देंगे, ठीक। तो अब तो नहीं पूछोगे सर ये i j कहाँ से आए, यूँ सोच लो कि वो i में इतने 2 किलोमीटर तक था वो भूकंप का, इधर 3 किलोमीटर तक था वो कर दिया। ये देखो R1 R2 क्या है, R1 R2 है इनिशियल फाइनल पोजीशन। तो इसको ऐसे लिख लिया करो, ये आगे वाला जो होता है ना ये x होता है, ये y होता है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ भाई, इसको ऐसे लिख दूँ 2x प्लस 3y, ठीक। और x में x y नहीं लिखेंगे अब हम, x में डायरेक्शन कौन देता है i, y में डायरेक्शन कौन देता है j।
तो ये तो ऊपर वाला समझ में आ गया। इसको क्या लिखो बताओ, 0i माइनस जे, एक के साथ जे को गुणा करोगे तो जे ही आएगा। अब हमने निकालना है इसका वो वाला भाई डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो वो होता है R2 माइनस R1। तो अब स्टूडेंट्स इसको घटा दो, देखो 0 में से 2i घटाओगे तो क्या उत्तर आएगा, माइनस 2i। इस माइनस जे में से ये 3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4 जे। और हमने निकाल कर दिखाना है वर्क, तो वर्क का फार्मूला क्या होता है, F इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये है मेरी डिस्प्लेसमेंट, इनकी डॉट प्रोडक्ट निकालनी है। F इंटू आर करवा लो, F इंटू डी करवा लो, ये डी का रोल यही कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने सिखाई थी, आई की आई के साथ गुणा करोगे तो क्या उत्तर आता है 1, तो 2 दूनी ऐसे कर लिया करो, ये गुणा कर लो बस, और कहीं जाने की जरूरत नहीं। आई तो 1 होता है, 2 की इसके साथ करो कितना उत्तर आएगा, माइनस का 4, यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 12, जे डॉट जे तो 1 होता है, कितना उत्तर आएगा, माइनस का 16 जूल। सवाल समझ में आ गया पहला, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखो, F बराबर इतना, D बराबर इतना, तो इनको ऐसे लिख लो, 20i है ये, तो इसको ऐसे लिख दूँ, D का काम i प्लस जे प्लस के, ये मैंने इसके नीचे लिख दिया, और ये थी अपनी D के बराबर, इसमें लिखूँ 0j 0k, जो नहीं होना उनकी जगह 0 लगा के कर दिया करो, यानी कि वो 0 तक थी उसकी पहुँच। बस अपने ये ध्यान रखो एक जैसे का, तो 20 गुणा 1 करोगे तो कितना उत्तर आएगा, 20 सॉरी भाई, इस 0 के 1 के साथ करोगे तो 0 के 1 के साथ करोगे तो क्या उत्तर आएगा 0, यहाँ भी 1 के साथ करोगे 0, तो कितना उत्तर आ गया 20 जूल। ये दूसरा सवाल हो गया हमारा। उसके बाद तीसरा सवाल देखो, ये दे रखे इतना, तो डियर स्टूडेंट्स पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालना सिखाता हूँ। इसका मैग्नीट्यूड होगा खाली F, वो हो गया 2 की शक्ति 2 जमा 3 की शक्ति 2, अगर आगे और होता तो उसको भी लिख देते, तो F का मान कितना आ गया 9 और 4 13, समझ में आ गई। इसी तरह इसका भी निकलवाओ, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मान आएगा, इसका आगे कोफिशिएंट कितने 1 1, तो 1 का स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर कितना आ गया √2, ये क्या आ गया हमारा D। देख लो दिन ध्यान से, F में और F में फ़र्क है, ये वेक्टर ये इसका मान है, F क्या है इसका मान, इस पर तीर का निशान नहीं लगाना, मान जो होता है एक नंबर होता है, मान का मतलब नंबर, इसमें दिशा नहीं होती है। हमने भी अब थोड़ा सा अलग है ये सवाल, इसमें एंगल निकाल कर दिखाना है कोस थीटा। तो बताओ क्या थी अपनी फार्मूला, तुम कहो तो इन दोनों को साफ कर दूँ, तो समझ में आ गए होंगे। हमारा फार्मूला चलता है W इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा, ठीक है। और वर्क को मैं कैसे लिख दूं, F इंटू डी इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। हमने कोस थीटा निकालना है, कोस थीटा इज इक्वल टू F इंटू डी बटे F इंटू डी। तो इनकी डॉट प्रोडक्ट निकलवाओ भाई, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगी, 2 एकम 2, देखो इनकी कर रहा हूँ, 2 एकम 2 जमा 3 एकम 3, कितनी आ गई 5, तो डॉट प्रोडक्ट कितनी आ गई 5 बटे F का मान कितना है √13, D का मान कितना है √2, तो कितना उत्तर आ गया 5 बटे √26, ये हमारा न्यूमेरिकल आ गया। तो 3 न्यूमेरिकल मैंने करवा दिए, समझ में आ गए होंगे। देखो कितने आसान है।